हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव। आज से हम लोग लूसेंट का जो नया बुक आया है फ्रेंड्स उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो हम आपको बताते जाएंगे। बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी बुक तो आपके पास होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने को देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब भूगोल पढ़ेंगे। तो देखिए, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है भारत को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स दिया हुआ है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसॉइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए एक नोट दिया हुआ है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलेरियस को है। याद रखिएगा, जो इतिहास है उसको तीन भाग यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में बांटने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये जर्मन के इतिहासकार थे, इनका नाम क्रिस्टोफस सेलेरियस था। अब हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत। पहला पॉइंट दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कौन कौन से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से चार स्रोत हैं? तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये इन चार स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है। सबसे पहले है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। याद रखिएगा, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। चार वेद हैं, कौन कौन से? तो याद रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चार वेद का नाम आपको याद रखना है। इस तरह से इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद कितने हैं? तो याद रखिएगा चार वेद हैं। इनका क्रम भी याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद को। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा यानी कि मंत्र कहा जाता है फ्रेंड्स। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो याद रखिएगा 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों के सहित कितने सूक्त है? तो याद रखिएगा 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है, याद रखिएगा महर्षि विश्वामित्र के द्वारा रचित है। और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है फ्रेंड्स वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो याद रखिएगा तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो याद रखिएगा सोम का उल्लेख है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचा का उल्लेख किस मंडल में है, तो याद रखिएगा 8वें मंडल में है, जिसे क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरण से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो याद रखिएगा ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा के जंघा से और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे पढ़ते हैं नोट। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो याद रखिएगा ये भी पूछा गया है कि अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या फर्क है देख लीजिए यहाँ पर। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी, जिसे बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। जब ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। इस तरह से बीसी में उल्टा चलता है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 ईस्वी में तैयार किया था। याद रखिएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, विंसेंट आर्थर स्मिथ है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अगला पॉइंट है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान को प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब देखते हैं हम लोग यजुर्वेद। शास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स यजुर्वेद के लिए। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। बलिदान विधि का वर्णन भी यजुर्वेद में है। यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन भी यजुर्वेद में है। ये सब आपको याद रखना है। अगला है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान।
इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। तो याद रखिएगा, सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बस इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। साम का अर्थ ज्ञान होता है, सामवेद को गाने वाले को उदात्री कहा जाता है, और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं चौथा वेद यानी कि अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आगे पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन में सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, जादू टोना कहाँ किस में मिलता है, किस वेद में? तो याद रखिएगा, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो याद रखिएगा, अथर्ववेद में कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कठिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ये देखिए, इधर वेद है और कौन कौन से वेद के कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ है इधर दिया गया है। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐत्रेय व कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तैत्रीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के हैं। 25 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद के हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। अगला पॉइंट है, शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या
108 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अगला पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा जवालोप उपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगला पॉइंट है वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र कौन? उग्रसर्वा। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। नोट में दिया हुआ है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अगला पॉइंट है, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य से क्या क्या प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, ये हम देखते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो याद रखिएगा, जातक ग्रंथ में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से होता है। तो याद रखिएगा, कल्पसूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? तो जैन धर्म का। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। इनका ही नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम याद रखना है आपको, चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
इसके अनुवाद किसने किए हैं? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र का अनुवाद श्याम शास्त्री के द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कल्हण। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी के तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। आगे पढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद में है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अगला पॉइंट है अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में दिया हुआ है अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है? तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी में। अगला पॉइंट है कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब आता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। सबसे पहले इसमें आता है यूनानी रोमन लेखक। इसमें से पहला कौन है? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस के बाद दूसरा आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। फारस याद रखिएगा ईरान का ही पुराना नाम था। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसेक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। चौथा है मेगास्थनीज। यह सेलुनिकस निकेटर का राजदूत था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो था सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो याद रखिएगा इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अगला है डायमेकस। डायमेकस जो था सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा है डायोनियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। ये सब जितने भी पॉइंट है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सातवां है टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी। आठवां है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो याद रखिएगा नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। अगला पॉइंट है 9वां नंबर पे आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक पशुओं के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद आता है चीनी लेखक का नंबर, जिसमें सबसे पहला कौन है? फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये जो दरबार में कौन कौन आया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। दूसरा है संयुगन। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। पहला कौन था चीनी लेखक? फाहियान। दूसरा संयुगन और तीसरा है हेनसांग।
यह हेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य तथा शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में दिया हुआ है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद चौथा यात्री था इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। उसके बाद अगला नंबर आता है अरबी लेखक का। अरबी लेखक में सबसे पहले किसका नंबर है? अलबरूनी का। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। याद रखिएगा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव, जिसका आधुनिक नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद दूसरा था इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रेहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता थे। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। उसके बाद आता है अन्य लेखक। इसमें सबसे पहले है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दूसरा है मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उसके बाद आता है पुरातत्व संबंधी शास्त्र से मिलने वाली प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी। उसमें पहला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जो कि एशिया माइनर में स्थित है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य के नाम मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। याद रखिएगा, भारतवर्ष का सबसे पहला विवरण कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है, जो किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का अभिलेख है। अगला पॉइंट है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, कश्मीरी नवपाषाणिक
पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढे का घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते का भी दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। अगला पॉइंट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी के साहित्य में कसारपन भी कहा गया है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। और कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका संबंध कौन कौन से शासक से है देख लेते हैं। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि तिथि रहित अभिलेख है, जिसका संबंध किससे है तो याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल से है। दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जिसका संबंध किससे है रुद्रदामन से है, जो कि शक के शासक थे। उसके बाद तीसरा है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी वल्सरी से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध गुप्त के शासक समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश राजा भोज से है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। उसके बाद अगला आता है देवपाड़ा अभिलेख, जिसका संबंध बंगाल शासक विजय सेन से है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा एपिग्राफी कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको अभिलेख और उससे जुड़े शासक का नाम याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो याद रखिएगा सिक्का पर बीना बजाते हुए कौन से शासक हैं तो याद रखिएगा गुप्त शासक समुद्रगुप्त हैं। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट स्थित है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नोट में दिया हुआ है सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में जिसका नाम म्यांमार है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। अगला पॉइंट है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली। इस तरह से याद रखिएगा नॉर्थ वाला नागर शैली, नौ से ना आ रहा है ना, नॉर्थ में एन है, इसी तरह से नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। वेसर शैली जो है नागर शैली और प्लस द्रविड़ शैली। अगला पॉइंट है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तथा तब पंचायतन शैली का कहा जाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आता है गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह से हम लोग पहला जो पॉइंट चैप्टर था फ्रेंड्स प्राचीन भारत के स्रोत को देख लिए हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट करना होगा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।